सभी को नमः संस्कृताय। स्त्री प्रत्ययों के बारे में हम पढ़ रहे हैं और स्त्री प्रत्ययों के बारे में कल हमने 3 प्रकार के प्रत्यय पढ़े थे, टाप, डाप और चाप। मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया था कि टाप प्रत्यय की स्थितियां क्या होती हैं, डाप प्रत्यय किन परिस्थितियों में किया जाता है और चाप प्रत्यय जो है वो किन परिस्थितियों में किया जाता है। मैंने आपसे कल ये भी कहा था इस संदर्भ में कि ये तीनों के तीनों प्रत्यय आप ऐसे मान के चलिए चाइनीज हैं, दिखते तो एक जैसे हैं परंतु होते नहीं हैं। ठीक है, आपको दिखेंगे एक जैसे, कार्य भी एक जैसे होंगे। कई बार हम पहचान नहीं पाते हैं कि कहाँ पर चाप है, कहाँ पर डाप है या कहाँ पर जो है वो टाप है। लेकिन कुछ स्थितियाँ, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी जिनके द्वारा हम इनको पहचान पा रहे थे, इसलिए इनका नाम मैंने रखा था कि ये जो प्रत्यय हैं ये चाइनीज जैसे लगते हैं। ठीक है, तो चलिए उसी प्रत्यय की श्रृंखला में आज हम प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम प्रत्यय का अध्ययन करेंगे जिसे कहते हैं ती। मैंने आपको कल बताया था इसके बारे में कि ये जो ती प्रत्यय है, ये ती अकेला एक ऐसा प्रत्यय है जो स्त्री प्रत्यय भी कहलाता है और जिसको तद्धित प्रत्यय भी कहते हैं। ठीक है, इसके दोनों नाम हैं, ये स्त्री प्रत्यय भी है और ये तद्धित प्रत्यय भी है। अब भाई बात ये उठती कि भाई एक में ही दोनों धर्म कैसे घट सकते हैं। भाई एक ही प्रत्यय स्त्री प्रत्यय है, वही प्रत्यय आपका तद्धित प्रत्यय है, तो इसके लिए एक सीधा सा एक सिद्धांत है, क्योंकि ये स्त्रियाम के अधिकार में आ जाता है इसलिए स्त्री प्रत्यय है, स्त्री को कहता है इसलिए स्त्री प्रत्यय है। और आगे तद्धिता का अधिकार प्रारंभ हो जाता है चौथे अध्याय के पहले पाद से, और तद्धिता के बाद इस सूत्र का पाठ किया गया है, इसलिए ये जो है आपका तद्धित प्रत्यय है। ठीक है, तो ती एक ऐसा प्रत्यय है जो तद्धित प्रत्यय भी कहलाता है और जो स्त्री प्रत्यय भी कहलाता है। ती के बारे में आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है। ती का जिंदगी में पूरे संस्कृत साहित्य में स्त्री प्रत्यय वाला जो ती है, वो ती है, उसका एक ही उदाहरण बनता है जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। कहते हैं युवन शब्द से स्त्री में, युवन शब्द से स्त्रीलिंग में क्या होता है, ती प्रत्यय होता है। ठीक है, युवन हमारे पास शब्द है, मैंने आपको यहाँ पर शब्द भी लिख के दिखा दिया है। देखो युवन हमारे पास शब्द है और युवन शब्द से स्त्री को कहने के लिए ती प्रत्यय कर दिया जाता है। अब भाई साहब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठा होगा कि युवन प्रत्यय से अगर हम ती प्रत्यय करेंगे तो रूप बनना चाहिए था युवंती। भैया युवन का ना भी तो है, युवन का ना है, पीछे ती है, तो क्या रूप बनेगा युवंती। लेकिन आप रूप क्या बनाते हैं युवती, ये कैसे हो सकता है। तो इसके लिए आप एक ही बात को याद रखिए, जब कभी भी ना जो है वो प्रातिपदिक के अंत में होगा तो एक सूत्र लगता है न लोपाह प्रातिपदिकांतस्य। प्रातिपदिक का जो अंतिम वाला ना होता है, देखो ये ना, इस ना का जो है वो लोप हो जाता है। ठीक है, अब युवन में से ना चला गया तो आपके पास शेष रहता है युव और आगे है ती, दोनों मिलाओगे तो रूप बन जाएगा युवती। ठीक है, बस यही एक प्रत्यय है ती और इसका एक ही उदाहरण है, उदाहरण बनता है गुरु केवल युवती। दुनिया में आंख बंद कर लेना और कोई आपसे ये उदाहरण पूछे कि जो ती प्रत्यय होता है, ठीक है, स्त्रीलिंग में, उसका उदाहरण क्या है, तो युवती एक ही उदाहरण है। तो ये आपका ती प्रत्यय हो गया। देखिए कितना सरल प्रत्यय है, 3-3.5 मिनट में आपका प्रत्यय हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रत्यय देखते हैं। अगला प्रत्यय आपका आता है ऊंग। नाम क्या है, ऊंग। ठीक है, कहते ना कैसे ऊंग रहे हो आप, तो ऊंग भी बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल प्रत्यय है। हाँ, कुछ उदाहरण इसके ऐसे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और बड़ी परीक्षा की दृष्टि से बड़े ही लाभदायक हैं। अगर आप उन उदाहरणों को याद कर लेंगे, रट भी लेंगे एक बार के लिए, 4-5 उदाहरण बनेंगे उसके, तो परीक्षा की दृष्टि से आपको बड़ा ही लाभ प्राप्त होगा। आप कोई भी परीक्षा दें, हो सकता है टीजीटी में ही पूछ लिया जाए, पीजीटी में तो पूछता है, इसके बाद डीएसएस भी है या दूसरी जो परीक्षाएं होती हैं, कंपटीशन एग्जाम के जितनी परीक्षाएं हैं, उन सारी जगह ये जो है ऊंग ये काम आता है। ठीक है, तो एक प्रत्यय है स्त्रीलिंग का ऊंग। पहले तो प्रत्यय के बारे में समझ लीजिए कि ऊंग प्रत्यय कैसे काम करता है। देखिए ऊंग जो प्रत्यय है उसमें आपका जो अंतिम का वर्ण है ङा, इस ङा की हो जाती है इत संज्ञा। किस सूत्र से, हलंत्यम से। अगर ङा की इत संज्ञा हो जाएगी तो आपके पास केवल शेष रहता है ऊ, ये ऊ ही प्रत्यय मात्र बसता है।
ठीक है। अब इसकी शर्तें देखते हैं कि ये जो ऊ प्रत्यय है ये किस प्रकार के शब्दों से कर लिया जाता है। स्थिति इसकी देख लेते हैं। तो देखो इसमें क्या कहा गया है कि ऊंग प्रत्यय जो है वो कहाँ किया जाता है, ठीक है। उसकी स्थितियाँ आपके सामने रखी हैं। कहते हैं अकारांत मनुष्यवाची शब्दों से, सॉरी अकारांत पढ़ रहा हूँ, उकारांत, ठीक है। उकारांत मनुष्यवाची जो शब्द हैं उन शब्दों से क्या प्रत्यय होता है, ऊंग प्रत्यय होता है, ठीक है। जो उकारांत मनुष्यवाची शब्द होगा ऐसे मनुष्यवाची शब्द से क्या हो जाएगा, ऊंग प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। शर्त क्या है आपका कि उकारांत होना चाहिए, ठीक है। यही आपकी सबसे बड़ी शर्त है कि उकारांत हो। तो ऐसे उकारांत मनुष्यवाची शब्द से ऊंग हो जाता है। उदाहरण इसका देख लेते हैं, उदाहरण से आपको बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। देखिए उदाहरण दिया हुआ है कुरु प्लस ऊंग। अब ये कुरु अगर आप शब्द पढ़ेंगे तो कुरु जो है वो उकारांत है, ठीक है। अब कुरु जो उकारांत है, इस उकारांत शब्द से जो कि मनुष्यवाची है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप गधा घोड़ा कुत्ता लेके आ जाओ कि जी वो उकारांत है इससे भी ऊंग कर दें, नहीं, वहाँ पर ये शर्त नहीं घटेगी। ये कहते हैं उकारांत तो हो लेकिन मनुष्यवाची हो। अब उकारांत मनुष्यवाची शब्द है कुरु और उस कुरु से हो जाएगा गुरु ऊंग प्रत्यय, ठीक है। अब देख लीजिए कुरु प्लस ऊंग कर दिया, ऊंग में गा की संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम से, केवल ऊ बचेगा। अब कुरु का ऊ और ऊंग का ऊ, इन दोनों ऊ को मिला लीजिए आप अकाह सवर्णे दीर्घा से, क्या रूप बन जाएगा आपका, कुरु, ठीक है। ये रूप बनेगा कुरु, ऐसा बनेगा, ठीक। इसी प्रकार से आपका रूप है ब्रह्मबंधु, ठीक है। अब ब्रह्मबंधु ये जो रूप है आपका, ब्रह्मबंधु में जो आपका धू है, ये धू क्या है, ह्रस्व है, ठीक है। और आगे जो है वो ऊंग प्रत्यय है। ब्रह्मबंधु का ऊ और ऊंग का जो ऊ है, ये दोनों ऊ प्लस ऊ जो होंगे वो आपस में मिलेंगे अकाह सवर्णे दीर्घा से। इनको आप मिला लीजिए तो आपका रूप बनेगा ब्रह्मबंधु, वीर बंधु, इंद्र बंधु, अश्व बंधु, ठीक है। इस प्रकार के जितने शब्द हैं जो उकारांत हैं, अगर आप उनसे स्त्री को कहना चाहते हैं गुरु, तो उनसे ऊंग प्रत्यय कर लिया जाता है, ठीक है। बस ऊंग का एक नियम ये है। देखिए इसमें कुछ अलग से शब्द हैं, मैंने इसलिए आपको विशेष रूप से लिखा है उनको कि आप इनको समझ जाएं। जैसे एक अलाबू शब्द है, ठीक है। अब मान लो कहीं पूछ ही जाए, दिमाग घूम ही जाए किसी आयोग वाले का, अब वो पूछ दे आपको कि अलाबू के अंदर कौन सा प्रत्यय है गुरु, तो ऊंग ही लगाना है, ठीक है। वो बहुत सारे प्रत्यय देगा। आप अगर पूछे, ये बात सीधे पूछे कि अलाबू के अंदर स्त्री प्रत्यय है, अब अलाबू आपको ऊ दिखाई पड़ रहा है दीर्घ, तो कभी भी जिंदगी में कितने भी ऑप्शन दिए हों आपको, कभी भी ऊंग को छोड़ के मत जाना, क्योंकि उसका सही उत्तर होगा ऊंग। क्योंकि उकारांत से स्त्रीलिंग में अगर कोई प्रत्यय होता तो उसका नाम है केवल ऊंग, ठीक है। ऐसे ही एक उदाहरण दिया है करकंधूना, करकंधु, करकंधूना उपरि तुहिनम रंजयत्यग्र संध्या, क्या बात है, महाकवि कालिदास का, ठीक है। तो करकंधु, यहाँ पर देखिए करकंधु में भी जो क्या है आपका ऊ दे रखा है, ये ऊ भी कैसा है आपका ऊंग प्रत्यांत ही है, ठीक है। कभी भी प्रश्न करे कि स्त्रीलिंग में यहाँ ये जो शब्द है करकंधु, इसमें स्त्रीलिंग का कौन सा प्रत्यय हुआ है, तो ऊंग ही होगा और ऊंग के अलावा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए एक और इसमें एक नियम इसका और है, एक दो उसको देख लेते हैं, ये भी समाप्त हो जाएगा। देखिए बधु, बाहु शब्द दिया है, बोले बाहु शब्दांत से ऊंग होता है, ठीक है। सीधी बात है, उकारांत अगर शब्द है, ठीक है, मोटे तौर पे आप ऐसे समझ लीजिए, उकारांत अगर शब्द है तो ऐसे उकारांत शब्द से ऊंग होता है और फालतू के बात में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
उकारांत शब्द हो तो उससे ऊंग होता है। अब वो उकार चाहे बाहु का हो, चाहे कुरु का हो, चाहे बंधु का हो, और चाहे करभोरु का हो, चाहे कदली स्तंभोरु का हो, किसी का हो, उकारांत होना चाहिए शब्द, उससे ऊंग प्रत्यय हो जाता है। और ऊंग प्रत्यय कह दोगे गुरु तो शब्द स्त्रीलिंग में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक शर्त ये है, देखो बाहु शब्दांत से ऊंग प्रत्यय होता है। भाई बाहु शब्द में भी तो ऊ आएगा अंतिम में, तो बाहु शब्दांत से क्या होता, ऊंग होता है। अगर बाहु शब्दांत से ऊंग हो जाएगा, बाहु शब्द अंत में होना चाहिए किसी अन्य शब्द के। जैसे यहाँ पर देखिए भद्र बाहु दे रखा है, तो बाहु जो शब्द है वो भद्र शब्द के बाद है। ठीक है, तो भद्र बाहु प्लस ऊंग रूप बन जाएगा भद्र बाहु। लेकिन ये जो बाहु शब्द होगा ये किस में होगा गुरु, संज्ञा में होगा। ठीक है, ये थोड़ी विशेषता है कि अगर बाहु शब्दांत से अगर ऊंग करते हो गुरु तो वो किसी का नाम होना चाहिए, ऐसे ही किसी को नहीं कह सकते हो। ठीक है, इतना याद रखिएगा। एक इसमें शर्त और है, उसको देख लीजिए। यहाँ बस इतना कह रहे हैं कि उरु शब्दांत से ऊंग प्रत्यय कर लिया जाता, किसमें, उपमा में। ठीक है भाई, उपमा देनी है आपको किसी की, तो वहाँ पर जो उरु शब्द है, उरु का अर्थ होता जांघ, तो जो उरु शब्द है उस उरु शब्द से क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग में आपका ऊंग हो जाएगा। ठीक है, उरु शब्द से स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, ऊंग हो जाएगा। जैसे करभोरु, ठीक है, करभोरु, करभ उरु, तो करभोरु प्लस ऊंग। ठीक है, करभोरु प्लस ऊंग, तो रू बनेगा करभोरू, विसर्ग हो जाएगी। ऐसे कदली स्तंभोरू, अर्थात कदली केले के स्तंभ के समान गोरी तथा मोटी हैं जांघें जिसकी, उसको कहेंगे कदली स्तंभोरू। अब ऊंग प्रत्यय हुआ है स्त्रीलिंग में, तो ये शब्द फिर कह रहा है स्त्रीलिंग को। ठीक है, तो इसमें आपको मुख्य मुख्य जो उदाहरण याद रखने हैं, एक भद्रबाहु याद रखिएगा, अलाबू करकंधु, और मैं कहता हूँ कुछ भी याद मत रखिए, बस ये याद रखिए कि अगर उकारांत शब्द हो, उस उकारांत शब्द से अगर स्त्री को कहना है तो ऊंग प्रत्यय होता है, इसके अलावा दुनिया में कोई प्रत्यय नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर तो आपके सारे उदाहरण सिद्ध हो जाएंगे। ऐसे एक जो प्रसिद्ध उदाहरण इसका है श्वश्रु। ठीक है, क्या है, श्वश्रु, ये भी ऊंग का ही है। ठीक है, कद्रुह और कमंडलु। ठीक है, तो ये आपके जो प्रत्यय हैं, ये हमने प्रत्यय पढ़ लिए। तो कितने प्रत्यय पढ़े हमने, दो, एक पढ़ा हमने ती और दूसरा पढ़ा ऊंग। ती का केवल एक ही उदाहरण है युवती, और ऊंग किया जाता है उकारांत मनुष्यवाची शब्दों से ऊंग किया जाता है। इसके बाद बाहु शब्द से ऊंग किया जाता है, और इसके बाद उरु शब्द से ऊंग किया जाता है अगर किसी की उपमा दे रहे हो तो। ठीक है, आप इनको याद रखिएगा। तो ये हमारे दो प्रत्यय आज और हुए। ठीक है, अभी हम तीसरा एक और पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ लिया है टाप, डाप, चाप, ऊंग और ती। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अगला प्रत्यय देखिए। अब हमारे पास जो सबसे बड़ा क्षेत्र जिन प्रत्ययों का है, जिनको सबसे बड़ा प्रत्यय कहा जाता है स्त्री प्रत्ययों में, या जिनका क्षेत्र बड़ा लंबा है, ऐसे प्रत्यय हैं। ठीक है, देखिए, तो आज हम पढ़ेंगे उन सबसे बड़े प्रत्ययों में से जो सबसे छोटा है गुरु, जिसका क्षेत्रफल बहुत छोटा है। ठीक है, जो है तो चाइनीज प्रक्रिया के, जैपनीज कह लीजिए, चाइनीज कह लीजिए, ये तीन प्रत्यय हैं जो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। एक का नाम है गीप, दूसरे का नाम है गीन, और एक का नाम है आपका गीश, जो हमें प्राय करके कन्फ्यूज कर देते हैं कि गुरु कहाँ पर गीप करें, कहाँ पर गीन करें, कहाँ पर गीश करें। ठीक है, बिल्कुल शकल, सूरत, अकल सब एक जैसा। ठीक है, बस अंतर है केवल पा का, ना का और शा का। ठीक है, और कोई अंतर में इनमें नहीं है। तो चलिए अब हम जानते हैं इनके बारे में। तो आज हम जो बात करेंगे इन चाइनीज प्रत्ययों के जोड़े में से, या चाइनीज भाइयों के जोड़े में से, ये तीन भाई हैं जो एक जैसे दिखते हैं। आप पहले हम बात करते हैं आज गीन के बारे में, क्योंकि गीन का क्षेत्रफल सबसे छोटा है। ठीक है, गीन का क्षेत्रफल सबसे छोटा है।
ठीक है। गीश और गीप का बड़ा क्षेत्रफल है, इसलिए उनको हम कल कवर करेंगे। आज हम बात करेंगे केवल गीन के बारे में, ठीक है, कि गीन जो प्रत्यय है वो कैसा होता है। देखिए, गीन प्रत्यय के बारे में पहले ये जान लीजिए कि गीन में जो है वो ना की संज्ञा हो जाती है, ठीक है, और इसके बाद ना की संज्ञा होती है लशक और तद्धिते से। केवल हमारे पास बचता है ई मात्र, और ये ई ही शब्दों के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से गीश की बात करें तो गीश में भी शाकित संज्ञा होती है हलंत्यम से, गा की होती है लशक और तद्धिते से, केवल ई बचता है, ये भी जुड़ जाता है शब्द से। अगर गीप की बात करें तो गीप में भी गा पाकित संज्ञा होती है हलंत्यम से, गाकित संज्ञा होती है लशक तद्धिते से, गुरु केवल बचता है ई, और ये ई जुड़ जाता है। तो इसलिए हमारे जो रूप बनते हैं वो तीनों ई में बनते हैं, और ये हमें कंफ्यूज करते हैं गुरु, कहाँ पर गीन है, कहाँ पर गीश है और कहाँ पर गीप है। तो आज अगर आप ये प्रत्यय, ये वीडियो और एक इससे अगला वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो ज़िंदगी में कभी भटक नहीं सकते हैं स्त्री प्रत्ययों को लेके। बिल्कुल लिखित स्टंप लगा के कह सकता हूँ इस बारे में। तो चलिए थोड़ी आवृत्ति करते रहना, कभी नहीं भटकेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि गीन प्रत्यय किया कहाँ जाता है, ठीक है। एक सूत्र है सारंगर वाद्यों गीन, ठीक है, सारंगर वाद्यों गीन, ठीक है। देखिए, तो सारंगर, सारंगरव, ठीक है, तो सारंगरवाद्यों गीन, सारंगरव आदि शब्दों से गीन होता है। वहाँ सारंगरव एक गण है, ठीक है, क्या है, एक गण है, और उस गण में कई जो हैं आपके कई सारे शब्द हैं, ठीक है, उस गण में बहुत सारे शब्द हैं। बोले सारंगरव गण में जो भी शब्द हैं, मैंने उनमें से जो इम्पोर्टेंट हैं, परीक्षा की दृष्टि के लायक हैं और पूछे जाते हैं, उनको मैंने वहाँ से नोट कर लिया है, ठीक है। बोले सारंगरव आदि जो शब्द हैं, ऐसे शब्दों से अगर स्त्रीत्व की विवक्षा हो तो फिर गीन कर लिया जाता है। तो अब एक बात याद रखना, सारंगरव या उसके समान जो अन्य शब्द हैं जो कि सारंगरवादी गण में पढ़े गए हैं, ऐसे शब्दों से गीन ही होगा, ना गीप होगा और ना गीश होगा, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। बहुत सरल उदाहरण है, सामान्य सी प्रक्रिया, समझ जाएंगे आप। शब्द दिया है आपके सामने सारंगरव, ठीक है, शब्द क्या दिया है, सारंगरव, और सारंगरव से जो है वो आपका प्रत्यय होता है गीन, ठीक है। सारंगरव से गीन प्रत्यय होगा। गीन में जो है वो नाकित संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम से, गाकित संज्ञा हो जाएगी आपकी लशक को तद्धिते से। अगर शेष कोई चीज़ रहती है तो वो रहती है ई, ठीक। अब ई शेष रहेगी। अब समस्या ये है कि सारंगर, इधर सारंगरव हमारे पास है और इधर ई है, तो आप ये बताइए कि सारंगरव बा के साथ अगर ई मिलाएंगे गुरु, ठीक है, इधर आ है, इधर प्लस ई है, अगर इसको मिलाएंगे तो हमारा क्या लगेगा, आधगुणा। आधगुणा लग के क्या बनेगा, ए बनेगा। तो सारंगरवी रूप ना बन के क्या बनेगा, सारंगरवे। लेकिन ये कहते कि सारंगरवी बनाओ, तो अब क्या करें। तो इसमें एक प्रक्रिया याद रखना प्रत्ययों के बारे में, जो विशेषकर ई वाले प्रत्यय हैं उनमें। देखो, जब सारंगरव आपके पास हो गया और इधर आपके पास केवल ई बचा, तब आपको एक काम करना है, यची भम से पहले भासंज्ञा कर देनी है। किसकी भासंज्ञा करेंगे, स्वादियों में यकार आदि अजादि प्रत्यय परे हो तो पूर्व की भासंज्ञा होती है। सीधी सी बात है, प्रत्यय को मान के प्रत्यय से पहले की भासंज्ञा होती है। भासंज्ञा हो जाएगी सारंगरव की, और भासंज्ञा का फायदा जो है वो भस्य का अधिकार है, और भस्य के अधिकार में एक बड़ा प्रसिद्ध सूत्र है यस्येति च। ये थोड़ी व्याकरण की प्रक्रिया हो सकता है, थोड़ी आपको कठिन लगे, लेकिन शायद अगर कोई प्रश्न कर भी ले इंटरव्यू में आपसे तो आप अटकोगे नहीं, इस दृष्टि से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यस्येति च कहेगा कि ई वर्णांत आवर्णांत भासंजक अंग का लोप होता है, इकार तथा तद्धित के परे रहते। तो हमारा जो ये शब्द सारंगरव है ये है अवर्णांत, और अवर्णांत का लोप होगा कब, इकार परे हो या तद्धित परे हो। देखो यहाँ पर ई परे है, इकार परे है, तो
तो इस ई को परे मानकर हमने सारंगरव के वा के अंदर जो आ है इस आ का कर दिया लोप। ठीक है, आ का क्या कर दिया? लोप। अब ये हलंत हो गया, हलंत हो गया तो ई इसके अंदर मिल जाएगा, क्या रूप बनेगा? सारंगरवी। और सु आने की प्रक्रिया मैंने आपको पहले बताई दी है। ठीक है, यहाँ सु तो आता है भाई, सारंगरवी के बाद सु तो आएगा पद बनाने के लिए, क्योंकि सुप्तिंगंतम पदम से तभी पद बनेगा, और बिना पद के तो आप प्रयोग भी नहीं कर सकते हो। लेकिन हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रयुक्तम हल से सु चला जाता है। जितने भी स्त्रीलिंग के शब्द हैं उसमें आपको प्राय करके सु देखने को नहीं मिलेगा भाई, लता में नहीं मिलता है। ठीक है, इसके बाद सारंगरवी में नहीं मिलेगा, स्त्री में नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ से सु जो है वो चला जाता है। इसी प्रकार से बात करें कापटव। ठीक है, कपटू नाम के व्यक्ति की जो अपत्य स्त्री है उसको कहा गया कापटवी। तो कापटव हमारा रूप बनेगा, और कापटव से जब हम गीन कर लेंगे गुरु, ठीक है, तो गीन कर लेंगे, यहाँ पर भी वही समस्या आएगी। गीन में नाकित संज्ञा हलंत्यम से होगी, गाकित संज्ञा आपकी लशक को तद्धिते से होगी, आपके पास शेष रहता है ई, और अगर कापटव के साथ ई मिलाओ तो रूप बनेगा कापटवे। आराम से, क्या रूप बनेगा? कापटवे। अब कापटवे बनेगा जो कि गलत है, हमें बनाना है कापटवी। ठीक है, तो आपको यसेतीचा लगाना पड़ेगा, भासंज्ञा करके आपका कापटवी रूप बन जाएगा। तो गीन कहाँ किया जाता है? तो सबसे पहली बात याद रखिए, जो सारंगरव शब्द है और सारंगरव के समान जो अन्य शब्द हैं, ऐसे शब्दों से स्त्रीत्व की विवक्षा में जो है वो आपका गीन कर लिया जाता है। ये पहली शर्त है। ठीक है, अगली शर्त देखते हैं गीन की। अगली शर्त है कि अयंत, जिनमें अय प्रत्यय किया जाता है, जिनमें अय प्रत्यय किया जाता है। ये अय प्रत्यय क्या है? तद्धित है। ठीक है, जिनमें तद्धित अय प्रत्यय किया जाए ऐसे अय प्रत्ययों से भी गीन होता है। ठीक है, जिनमें अय प्रत्यय किया जाए। अब अय प्रत्यय किसमें किया जाता है? ठीक है, तो विदादिभ्यो अय, विदादि गण में पठित जो शब्द हैं उनसे कौन सा प्रत्यय होता है? अय प्रत्यय होता है। यहाँ पर आपको पूरी सिद्धि खोल के दिखा दी है। ठीक है, तो देखिए इसका उदाहरण जो बनता है वो बनता है वैदी, वैदी और भी। ठीक है, प्राय करके वैदी पूछ लिया जाता है या और भी पूछ लेगा। ठीक है, जो भी पूछे, लेकिन उदाहरण आपका ये बनता है वैदी और भी। देखिए यहाँ पर हमारे पास शब्द होता है विद। विद नाम का कोई व्यक्ति था, और विद नाम के व्यक्ति की जो संतान हुई, जो उसकी बालक या बालिका जो भी हुई, और अगर वो तीसरी संतान है, मतलब उसका पोता हुआ या पोती हुई, ठीक है, तो पोती को कहने के लिए विद के नाम से एक प्रत्यय किया गया अय, विदादिभ्यो अय। ठीक है, अय प्रत्यय कर लिया गया, अय में केवल आ बचेगा शेष, और विद के साथ हम जब मिलाएंगे तो रूप बनेगा वैद। क्या बनेगा? वैद। अब वैद क्योंकि हम पोती को कह रहे हैं, अगर पोता होता विद नाम के व्यक्ति का तो हम उसे कहते वैद, लेकिन हम पोती को कह रहे हैं तो हमें स्त्रीलिंग चाहिए ना, तो वहाँ पर सूत्र लगा सारंगरवाद्यों गीन, कि सारंगरवादी जो शब्द हैं या जो अयादि अयंत शब्द हैं जिनमें अय प्रत्यय किया है, ऐसे शब्दों से गीन होता है। हमने यहाँ पर अभी अय प्रत्यय किया विदादिभ्यों से, इसलिए गीन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास शब्द है वैद और पीछे गीन का ई। ठीक है, अब गीन में नाकित संज्ञा हलंत्यम से, गाकित संज्ञा लशक तद्धिते से केवल बचता है शेष ई। अब गुरु ई जो शेष बचा है इसको जोड़ने की प्रक्रिया क्या है? भाई ऐसे अगर हम सीधे जोड़ देंगे तो गुण संधि हो जाएगी, यहाँ पर सीधे तो जोड़ नहीं सकते, गुण संधि के अंतर्गत आ जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? यची भम, इस वैद की भासंज्ञा भस्य के अधिकार में, और यसेती चा से वैद को हलंत कर देंगे। हलंत कर देंगे तो ई इसके साथ फिट हो जाएगी, रूप बन जाएगा आपका वैदी। ठीक है, ये जो अय प्रत्यय आया है ये संतान को कहने के लिए आया, अपत्य को कहने के लिए आया। ठीक है, तो उदाहरण पूछा जाता है वैदी का या औरवी का, कि वैदी में कौन सा प्रत्यय हुआ है या औरवी में कौन सा प्रत्यय हुआ है, यही आपको उदाहरण में प्राय करके पूछे जाते हैं। औरवी की बात करें तो उर्व नाम का कोई व्यक्ति रहा होगा, और उर्व नाम के व्यक्ति की जो
पोती है उसे कहा गया औरवी। ठीक है, तो उर्व नाम का व्यक्ति है और उर्व नाम के व्यक्ति से हम विदादिभ्यो ऐ से ऐ कर लेंगे। जब ऐ करेंगे तो वृद्धि हो जाएगी, रूप बनेगा औरव। ठीक है, रूप क्या बनेगा? औरव। अब औरव जब आपका रूप बनता है, इस औरव से हम करेंगे गीन, क्योंकि हमें बोलनी उसकी संतान जो कि लड़की है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी गीन करने के बाद यह से तीचा से मिला लेंगे, आपका रूप बन जाएगा औरवी। ठीक है, इसमें एक प्रसिद्ध शब्द और है जिसका नाम है औत्सी। ठीक है, उत्स नाम के व्यक्ति की जो अपत्य संतान है उसे कहा गया औत्सी। क्या कहा गया? औत्सी। ठीक है, ये औत्सी उसकी जो है वो संतान कहलाई, जिसका नाम औत्सी था। और ये उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है, आप इसको लिख लीजिए, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, ऐसे लिख लीजिए औत्सी, क्योंकि पिछली बार पीजीटी में पूछा गया था कि औत्सी में प्रत्यय क्या है। ठीक है, तो औत्सी में भी ऐ प्रत्यय है। इसी प्रकार से एक उदाहरण और है औदपानी। उदपान नाम के व्यक्ति की संतान औदपानी। ठीक है, स्त्रीलिंग में ही सारे के सारे शब्द हैं। इसमें क्या बोलते हैं, इसमें ऐ प्रत्यय में या गीन प्रत्यय में कुछ उदाहरण बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, जो प्राय करके पूछ लिए जाते हैं। जैसे देखिए, इसमें जो प्रसिद्ध उदाहरण हैं, एक है ब्राह्मणी। ठीक है, क्योंकि ब्राह्मणी जो है वो आपका पढ़ा गया है सारंगर्व। ठीक है, सारंगरवादी गण में पढ़ा गया है ब्राह्मणी। तो इसका उदाहरण जो बनता है गुरु, वो है ब्राह्मण से गीन करके ब्राह्मणी। क्या बनेगा? ब्राह्मणी। बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है इसका ब्राह्मणी। ठीक है, इसी प्रकार से गौतम शब्द से गीन प्रत्यय करने के बाद गौतमी। ठीक है, गौतमी इसका बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। गौतमी में पूछ लेगा कौन सा प्रत्यय है, गीन है। ब्राह्मण में कौन सा, वो ब्राह्मणी में कौन सा प्रत्यय है, तो गीन है। क्योंकि देखो यहाँ पर गीश प्राप्त था ब्राह्मणी के अंदर, लेकिन गीन कर दिया गया। ठीक है, चंडाली, चंडाल शब्द से गीन किया है तो रूप बनेगा आपका चंडाली। ठीक है, तो ये जो तीन हैं बड़े प्रसिद्ध हैं और पूछे ही जाते हैं आपके कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ब्राह्मणी, गौतमी और चंडाली। इसमें एक प्रसिद्ध उदाहरण और है, उसको भी देख लेते हैं। एक वार्तिक है नृ नरयोर वृद्धिश्च। नृ नरयोर वृद्धिश्च, ये कहता है या तो नृ शब्द से आप सिद्ध करो, ठीक है, या नर शब्द से सिद्ध करो। क्या होगा? वृद्धिश्च। तो नृ और नर से प्रत्यय होगा गीन और इनको हो जाएगी वृद्धि। तो नृ को वृद्धि होकर क्या बनेगा? नार, और इसको वृद्धि को क्या बनेगा? नार। ठीक है, किसी को वृद्धि कर लो आप, नार ही बनेगा उदाहरण। जब नार बनेगा, अब गीन का ई मिला देंगे यहाँ पर, तो क्या हो गया? नारी। क्या बन गया? नारी। तो नृ नरयोर वृद्धिश्च, इससे क्या होगा? गीन होगा, और गीन होने के बाद आपका उदाहरण बनता है नारी। ठीक है, तो नारी बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है, गौतमी प्रसिद्ध उदाहरण है, ब्राह्मणी प्रसिद्ध उदाहरण है, और मैंने आपको जो कहा वो सारे के सारे प्रसिद्ध उदाहरण हैं। तो गीन का कॉन्सेप्ट जो है वो इतना सा ही है, गीन का विषय इतना सा ही है, इससे ज़्यादा गीन का विषय नहीं है। तो अब गीन के विषय में कभी कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर गीन प्रत्यय है। आप गीन याद रख लो, गीन कहाँ कहाँ होता है, तो सारंगरवादी में जो शब्द पढ़े उनसे होता है। इसके बाद जो ऐ प्रत्यय जिनसे होता है स्त्रीलिंग में, अपत्य को कहने के लिए, उनसे गीन होता है। और इसके बाद कुछ शब्द ये याद कर लीजिए, ब्राह्मणी, गौतमी, चंडाली, नारी, इनके अलावा आपको गीन देखने को तो नहीं मिलेगा। अब बात फंसती है गीप पर और गीश पे जाके कि भाई गीप जो है वो कहाँ पर होगा और गीश जो है वो कहाँ पर होगा। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे हम कल, क्योंकि गीश का भी अच्छा लंबा चौड़ा प्रसंग है और गीप का भी अच्छा लंबा चौड़ा प्रसंग है। तो अब आपको केवल कन्फ्यूजन होगा दो को लेके कि कहाँ पर गीप करें और कहाँ पर गीश करें, और कल वीडियो देखने के बाद आपका कन्फ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए, कई जन्म जन्मांतरों के लिए दूर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे, तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी को नमः संस्कृताय।